नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो आज जल्दी से हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों की ऐसी क्वायरी मतलब ऐसा बोल रहे थे कि सर आप पिछले मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर भी कुछ वीडियो बनाइए। तो आज हम फिजिक्स के आपके क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव उन सबको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। लीड पेन रखकर, खैर मैंने लीड पेन उठा रखा। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जल्दी से हम आज की यात्रा आरंभ करते हैं। ठीक है, आराम से करेंगे। कहाँ से करेंगे तो 2016 से लेकर तो 2021 तक के, मतलब 2021 लास्ट ईयर जो आपके एग्जाम पेपर हुए हैं सभी के हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। सबसे पहले आपके सामने ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता जाऊँगा, ठीक, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन पहले एग्ज़ाम पेपर में नहीं आता था, अलग अलग पेपर बनते थे। ठीक है, या आता था तो बिल्कुल ऊपर नीचे लिखा रहता था, तो इस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं बताता जाऊँगा, दिक्कत आने नहीं दूंगा। खैर, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखें, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। यह हमसे ऐसा बोल रहा है कि भाई दो इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखें, 2a डिस्टेंस पर। तो इससे कुछ याद आता है बच्चों? बिल्कुल सही, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बता दिया इन्होंने कि भाई एक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है ना, घुमा फिरा के बोल दिया। और इसके मिड पॉइंट पर अगर कोई सा हम चार्ज रख देते हैं तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। तो आप जानते हो कि जो हमारी कोएक्सियल पोजीशन होती है उस पर हम जब पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो यह आता है 0। कितना आता है? 0, शून्य आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो याद रखना कि भाई निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव होता है वो 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर हम। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़रूर प्रॉब्लम वाली बात रहती है इसमें कि बार बार अपने को सेलेक्ट करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, हम करते जाएंगे सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड वाला क्या है। चलिए यहाँ से बहुत सारे हमें दिख जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब होता है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम यहाँ पर बात करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे रेजिस्टिविटी भी आप बोल देते हो, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा ना, R इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है रो इक्वल टू L अपॉन A, वेयर L इज द लेंथ एंड A इज द एरिया। अगर यहाँ से ये रो रजिस्टिविटी रहती है, रो का फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या आ जाएगा? आर ए अपॉन एल, जहाँ पर आर का रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम, ये ओम का साइन है। ए एरिया होता है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और अपॉन में एल लेंथ होती है तो इसका मीटर हो जाएगा। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाता है ओम मीटर, है ना। इस तरीके से फाइंड आउट होता है। उसके बाद किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाया जाता है ना। तो किसी सर्किट में जो हम करंट को मेजर करते हैं, सर्किट में अगर करंट की क्वांटिटी को मेजर करना है तो क्या यूज़ करते हैं? बिल्कुल अमीटर यूज़ करते हैं। अमीटर इंग्लिश में लिखता जाता हूँ यही में, अमीटर। कुछ इंग्लिश में आएंगे, कुछ हिंदी में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वोल्टमीटर किस काम में आता है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। वैसे आपका आंसर होगा अमीटर। अगला क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। इट मीन्स इंग्लिश में हम बोले तो मैकेनिकल एनर्जी को जो किस में चेंज कर दे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या ये चेंज करता है? बिल्कुल सही, डायनेमो। कौन सा आया? बिल्कुल ऐसी डायनेमो, ये आंसर होगा इसका, है ना। जनरेटर, झक 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 झक, है ना, आप लोगों ने देखे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। ओजोन मंडल अवशोषित कर लेता है। ओजोन मंडल मतलब आपका ओजोनोस्फेयर। तो ओजोनोस्फेयर में कौन रहती है? ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर कोई भी बच्चा बता सकता है सर। यूवी रेस को, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी विकिरण को यूवी रेज इंग्लिश में बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, चलिए ठीक, इसी के साथ हमने सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या आने वाला है, स्क्रॉल करके।
सारे पेपर आज हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जितने भी हैं। अब इसके बाद आपका है यहाँ पर, ठीक है, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे। तो सबसे पहले पूछ रहा है वो, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को उस दर्पण की क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण मतलब कोई सा भी एक स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मान लो ये एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है यहाँ पर। और कॉनकेव मिरर का ये है आपका जिसे आप प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है, ध्रुव भी जिसे बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में, इसे बोलेंगे हम प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव को। देखो ये होता है, हिंदी को इंग्लिश में भूल जाता हूँ, इंग्लिश को हिंदी में भूल जाता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे इसे, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से तो फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ। फोकस दूरी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फोकस दूरी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखते हैं, एक स्वस्थ नेत्र की विभेदन क्षमता होती है। तो रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पावर ऑफ, रेजोल्यूशन, रिजोल्विंग, सॉरी रेजोल्यूशन नहीं, रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर ऑफ हेल्दी आइज, हेल्दी आइज कितनी होती है। तो ध्यान रखना ये होती है, वैसे तो अगर 1 मिनट लिखना चाहें तो मिनट का साइन है 1 मिनट, और अगर डिग्री में लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हो 1/60 डिग्री, है ना, ऐसे ही लिखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होता है, तो याद रखना ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चेंज करो तो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है वही फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, ठीक है। तो याद रखना जेनर डायोड का उपयोग होता है ना, यूज ऑफ जेनर डायोड, तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, हिंदी में इसे बोलेंगे वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, ये यहाँ लिख रखा है वोल्टेज नियंत्रण में, इंग्लिश में इसे बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर इज द यूज ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। चलिए, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति की कोटि होती है, तो याद रखना 10⁻14 हर्ट्ज, 10⁻14 हर्ट्ज किसकी, प्रकाश तरंगों, प्रकाश तरंगे मतलब आपकी जो विजिबल लाइट, विजिबल लाइट इसे इंग्लिश में बोलेंगे विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की जो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना होता है 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे आपको जोड़ी मिलने वाली है, स्क्रॉल कर लेते हैं। तो इंग्लिश वाले भी टेंशन न लें, अगली चीज़ इंग्लिश में ही आएगी, तो फिर जो इंग्लिश में आएगी वो दोनों को इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों को। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और आ जाए अपना ठीक ठाक, ठीक है, एक साथ पूरी जोड़ी दिख जाए तो बाबा, ठीक है, चलो दिख गई यहाँ पर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो हमसे पूछा जा रहा है कि धारा घनत्व का मात्रक, मतलब धारा घनत्व मतलब करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी से इंग्लिश में बोलेंगे करंट डेंसिटी का मात्रक, बिल्कुल सही सोच रहा हो, ये होगा आपका एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, इंग्लिश में इसे बोलेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा आपका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, मतलब आपकी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, एपरेंट, एपरेंट मतलब होता है आवाज जो होता है, एपरेंट डेप्थ, है ना, स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो तो देख लेना आप लोग, है ना। उसके बाद में संट युक्त धारा मापी, इट मीन्स इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम संट को तो संट ही बोलेंगे, धारा मापी को गैल्वेनोमीटर, है ना। तो गैल्वेनोमीटर विथ संट, गैल्वेनोमीटर विथ संट, इसे ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे गैल्वेनोमीटर, मीटर विथ संट। तो संट युक्त गैल्वेनोमीटर आपका अमीटर का वर्क करता है, अमीटर, तो ये वाला हो जाएगा आपका अमीटर, ठीक है, अमीटर।
उसके बाद में है आपका संचार चैनल। अच्छा, ये संचार से रिलेटेड जो भी आपको दिखेंगे ना यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये आपकी 2018 से पहले का जो सिलेबस था 2018 से पहले का, उसमें एक चैप्टर है 15 नंबर का, है ना, संचार के साधन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन नाम से एक चैप्टर था, अब हट चुका है तो इतना रिलेवेंट नहीं है। बाकी संचार चैनल को आप जोड़ना चाहो तो हो जाएगा एक भौतिक माध्यम, वन फिजिकल मीडियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, उसका आ जाएगा आपका कार्यफलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ठीक है। बाकी ये दोनों आपके किसी काम के नहीं। पहले आपके जो वो आती थी मेज द कॉलम्स, इनमें आप लोगों को थोड़े ज़्यादा वो दिए जाते थे जोड़ियों में मेज द कॉलम में, ताकि आप ज़्यादा गलतियां कर सको तब लेवल बढ़ाने के लिए, पर आजकल ऐसा नहीं होता। चलिए देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पर। तो आगे जो आपको देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर वन वर्ड, है ना, ये है वन वर्ड सारे। तो सबसे पहले हमसे वन वर्ड क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है आपका स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू आप याद रखना, पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में 1.76 इंटू 10⁻11 और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर किलोग्राम, है ना। ये नीचे भी लिखा होगा कहीं, नहीं देखो ये लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन पेपर के आंसर इसी में लिखे हुए हैं, बाकी में ऐसा नहीं आएगा लिखा हुआ, ठीक है। अगला है पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम जो प्योर सेमीकंडक्टर रहते हैं जैसे सिलिकॉन, इसमें किस तरह का इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट त्रिसंयोजी अशुद्धियों को मिलाने पर, है ना। कौन कौन से मिला सकते हैं? बोरोन या एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो लिखा हुआ पी प्रकार के अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाकर बनाते हैं, मैंने इंग्लिश में बता ही दिया। प्रवर्धक संबंधी अल्फा और बीटा में संबंध लिखिए, है ना। प्रवर्धक मतलब होता है आपका रेक्टिफायर, नहीं रेक्टिफायर नहीं होता, ये होता है आपका प्रवर्धक मतलब प्रवर्धक मतलब क्या होता है आपका? रेक्टिफायर नहीं, एम्पलीफायर। प्रवर्धक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे एम्पलीफायर, ठीक है। और एम्पलीफायर के जो अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है, तो फॉर्मूला याद रखना, एक तो ये भी रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू अल्फा 1/1 - अल्फा, और या फिर आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा, ठीक है। ये रिलेशन होता है अल्फा और बीटा में, किसके? एम्पलीफायर से रिलेटेड। सो टेलीविजन प्रसारण का आविष्कार किसने किया था? हु इज द इन्वेंट ऑफ टेलीविजन ट्रांसमिशन, इंग्लिश में इसे बोलेंगे। तो ट्रांसमिशन, टेलीविजन का नहीं, टेलीविजन ट्रांसमिशन, ध्यान रखना। तो ये थे J.L. बेयर्ड। क्या थे? J.L. बेयर्ड। इनकी स्पेलिंग अगर मैं लिखूं तो लिख देता हूं मैं J.L. बेयर्ड की स्पेलिंग। इनका पूरा नाम था जॉन, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, जॉन लोगी बियर्ड, बेयर्ड, ठीक है, इनका नाम है। और धारिता का एसआई मात्रक, इट मीन्स एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एसआई यूनिट किसकी? कैपेसिटेंस की। तो क्या होती है सभी को पता है? फेरड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फेरड, ठीक है। चलिए ये वाला भी हमने कर लिया है यहाँ पर। तो इस तरह हमने 2016 के जितने भी 4 तरह के ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं हम 2017 की तरफ, ठीक है। चलिए, आप लोगों को आसपास से नॉइस आ रहा होगा थोड़ा सा, तो अभी मैं घर पर हूँ, बच्चे हैं बहुत सारे, तो उसका नॉइस है, बाकी आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हम बात करेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। तो 2017 का क्वेश्चन पेपर हम निकाल लिए हैं यहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस बार मैं इंग्लिश वाले पकड़ लेता हूँ, ये इंग्लिश वाले ऑब्जेक्टिव पकड़ लेते हैं, एक बार हिंदी में हो गया तो यहाँ पर देखिए आप, पहला कौन सा? ऑप्टिकल डिटेक्टर इज,
है ना। प्रकाश संसूचक मतलब जो लाइट को सेंस कर ले, भाई एक ऐसा डिवाइस जिसपे हम लाइट डालें, बैटरी मारे हम उस पर और वो क्या कर ले, उस लाइट को सेंस कर ले, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम फोटो डायोड। क्या बोलते हैं, फोटो डायोड, है ना। फोटो डायोड, हिंदी में भी इसे फोटो डायोड ही बोलते हैं, फोटो डायोड, ठीक है। जो लाइट को, प्रकाश संसूचक, इसे एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, जो ऑप्टिकल डिटेक्टर है ना, इसका मतलब होता है प्रकाश संसूचक, वन हु डिटेक्ट दी लाइट, ठीक। अगला है वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा, है ना। ये आप लोग जब एम्पलीफायर पढ़ोगे तो उसमें आता है धारा लाभ, इसे हिंदी में बोलते हैं धारा लाभ। तो धारा लाभ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, डेल आई सी अपॉन डेल आई वी, वेयर आई सी मतलब, है ना, तो आई सी मतलब होता है करंट थ्रू कलेक्टर और आई वी मतलब होता है करंट थ्रू बेस। आपको इतना याद नहीं रखना है, केवल डेल आई सी अपॉन आई वी, सी और बी का वो याद रखना, उल्टा मत कर देना बी अपॉन सी। तो धारा लाभ किसके बराबर होता है, तो बीटा का फॉर्मूला होता है डेल आई सी अपॉन डेल आई वी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, सी वाला यहाँ पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा उसे स्क्रॉल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए क्या है, ये स्क्रॉल हो गया हमारा। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें इसे, तो देखते हैं क्या आता है सॉल्व करने पर। ये बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 5000 एंगस्ट्रॉम, इट्स मोमेंटम विल बी, है ना। कि भाई किसी फोटोन की क्या दे रखी है, वेवलेंथ, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, तरंग दैर्घ्य, किसी फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान है 5000 एंगस्ट्रॉम, और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका मोमेंटम क्या होगा, मतलब पी की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चों एक फॉर्मूला हमने जनरल सा पढ़ रखा है मोमेंटम, और इसमें रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है आपका एक लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी, वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट, क्या होता है, प्लांक का नियतांक होता है। हमें लेमडा का मान दे रखा है, पी ज्ञात करना है और एच का मान हमें पता होता है ये प्लांक कांस्टेंट का। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा। लेमडा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000, और एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही 10 की घात -10 मीटर होता है, तो ये ध्यान रखना। एच जो है प्लांक कांस्टेंट, इसका मान होता है आपका 6.6 इंटू 10⁻34, है ना, ये वैल्यू भी ध्यान रखनी। और पी तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए पी को हमने बटे में रख दिया, है ना। यहाँ देखना ये भी माइनस में, तो ये भी माइनस में, तो 10 पावर कम हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी -24, ठीक है। पी को इधर लाऊंगा, है ना, ये तो पूरा कट ही चुका है उधर से, 5000 बटे में जाएंगे तो 6.6 इंटू 10⁻24 ऊपर, और नीचे 5000 को ऐसा लिख दो 5 इंटू 10 की घात 3, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब 5 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 6.6 को, तो ये आएगा लगभग 1.32, डिवाइड करो, 5 एकम 5 तो 1, है ना, फिर 5 एकम 5, है ना, हाँ 5 एकम 5, अरे इधर डिवाइड करके देख लो ना यार, 6.6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, तो कितना कैरी आया 1, 6 को ऊपर से उतारा तो 5 3 जा 15, फिर कितना बचा यहाँ पर 1, है ना। तो बस इतना ही रहने दो, तो यह आपका डेसिमल का लग जाएगा एक डिजिट बाद, तो आपका आ गया ये 1.3, ये 1.3 यहाँ से आ गया, बाकी 10 की पावर 3 ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, -3, इन दोनों को जोड़ दो तो -24 और -3 माइनस का 27, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻27। तो मिल रहा है क्या, तो देखो पहला वाला मिल रहा है, आगे तक भले सोल्व नहीं किया ऊपर मैच तो कर रहा है ना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये पर ये आएगा सोल्व करने पे, ठीक है। तो इस तरह के हम यहाँ पर न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर देखते हैं हम अगला क्या है। अगला है आपका ये वाला, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सॉल्व करने वाला ही है न्यूमेरिकल जैसे ही। 0 केल्विन जर्मेनियम इज, है ना, 0 केल्विन पर जर्मेनियम बिहेव करता है, तो जर्मेनियम वैसे एक सेमीकंडक्टर है, लेकिन 0 केल्विन पर इट्स बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, है ना, ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, किस तरह बिहेव करता है, 0 केल्विन मतलब वही परम ताप जिसे बोलते हैं, आप इसे क्या भी बोल सकते हो, परम ताप भी बोल सकते हो,
या फिर एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं इसे, है ना, याद रखना, एब्सोल्यूट जीरो बोल दो या परमताप बोल दो या जीरो केल्विन बोल दो। इस पर जर्मेनियम जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर मतलब कुचालक की तरह, कुचालक की तरह व्यवहार करता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है ना, करंट फ्लो नहीं करता। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस विल बी, कि भाई एक हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया है जिसका कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कंडक्टर मतलब ऐसा एक गोल धातु का टुकड़ा लिया, मतलब फुटबॉल एक बहुत बड़ा, देखना भी कितना बड़ा फुटबॉल निकलेगा, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, आपको यहाँ से समझ में आएगा थोड़ा सा। स्फेरिकल कंडक्टर है और इसको हमने चार्ज दिया हुआ है और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी, 1 माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड को ऐसे भी लिखते हैं म्यू एफ से, है ना। तो बोल रहा है कि ये जो हमने गोला लिया है जिसके कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि एक ऐसा गोला बनाना है हमें जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेराड हो, तो उस गोले की रेडियस क्या होगी, इस गोले की रेडियस क्या होगी, तो देखते हैं रेडियस क्या होगी। तो आपका एक फॉर्मूला होता है गोलीय चालक की धारिता के लिए या फिर इस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, वो होता है आपका C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता भी होगा। हमें इस आर का मान निकालना है, सी की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराड। अब 1 माइक्रोफेराड को अगर मैं फेराड में लिखूँ तो लिखूंगा 10⁻⁶ फेराड। याद रखना माइक्रो का मतलब होता है, जैसे अभी हमने एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या देखा था, 10⁻⁻10, उसी तरह माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मतलब म्यू मतलब होता है 10⁻⁻6। तो हमने डायरेक्ट एक म्यू फेराड की जगह 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ। तो सी की जगह कैपेसिटेंस है तो आ जाएगा 10⁻⁻6 इंटू नहीं, बराबर का साइन है, बराबर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे हम 1/9 इंटू 10⁻⁹, है ना, ये वैल्यू ही होती है और आर का मान हमें चाहिए। अब ये जब आर यही रहेगा, ये वाला मटेरियल इधर जाएगा तो ऊपर गुणा में, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 बराबर क्या आ जाएगा आर, जिसका हमें मान चाहिए। अब देखो 10⁻⁻6 और 10⁻9 आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, 9 और -6 को जोड़ूंगा तो 3, तो 9 इंटू 10 की घात क्या आ गया बच्चों 3। अब 10 की घात 3 को मैं 3 बार 0 लिख सकता हूँ 9 के पीछे, तो आ गया आपका 9000 मीटर। 9000 मीटर को मैं 9 किलोमीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप फाइनली देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आएगा 9 किलोमीटर। देखिए है क्या 9 किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर आपका आंसर है। इसका मतलब सोचिएगा आपका गोला 9 किलोमीटर उसकी रेडियस होगी, 9 रेडियस है तो उसका व्यास कितना होगा, डायमीटर 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का गोला बनाओगे तब जाके उसकी कैपेसिटी होगी 1 माइक्रोफेराड, है ना, कितना अमेजिंग बात। चलिए अमेजिंग बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड करेंगे, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, इंग्लिश में डिस्कस करेंगे इस पेपर को। चलिए कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट यहीं पर है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और पासिंग थ्रू 1 कूलाम चार्ज। तो बच्चों याद रखना क्या बोल रहा है, हिंदी में बोलूँ तो 1 कूलाम आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखा। तो याद रखना जब भी किसी सिंगल चार्ज से ऐसा पूछ ले, है ना, तो इनफाइनाइट आंसर होगा। इनफाइनाइट मतलब अनंत, बहुत सारी निकलेंगे भाई, कहीं पे चार्ज रखा हुआ है, ये एक चार्ज है कहीं पर, तो इससे तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो बहुत सारी इमिट करेगा, बहुत, जहाँ जहाँ आप ड्रा कर सकते हो, जिस जिस डायरेक्शन में ड्रा कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को करेगा। और नेगेटिव होगा तो अपने अंदर उसे आती हुई दिखेगी, मतलब ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, पर करेगा इनफाइनाइट लाइंस, मतलब इसका आंसर होगा अनंत। कि भाई कोई सा भी अगर आवेश कहीं पे रखा है, 1 कूलाम हो 10 कूलाम हो, उससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अनंत होती है। रेस्ट मास ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, तो ये याद रखना, वैसे भी आप लोग पता होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मैं बता दूं बच्चों, हमने PDF नोट्स निकाले हैं किसके लिए, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत कम कीमत पर, तो वो आप हमसे परचेस कर सकते हैं ना। मोबाइल नंबर में लिख देता हूँ हमारे 75099116 286, इस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी 0 होती है, मतलब दिष्ट धारा,
दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है ना। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का रुके हुए इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, उस पर द्रव्यमान ये होता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, है ना। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है बच्चों, याद रखना कितना होता है, 0, शून्य। मतलब पृथ्वी का क्या पूछ रहा है हमसे, विभव, पृथ्वी का विभव 0 होता है, पृथ्वी का विभव 0, ठीक है, याद रखना 0 होता है। उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फॉर सेमीकंडक्टर नेगेटिव, हमसे पूछ रहा है कि भाई सेमीकंडक्टर के लिए जो उसके रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, वो याद रखना नेगेटिव होता है ना। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए, मतलब अर्धचालक और कुचालक वस्तुओं के लिए उनका तापीय गुणांक पूछ रहा था हमसे, अर्धचालक का तापीय गुणांक। तो याद रखना नकारात्मक नहीं, ऋणात्मक होता है ना। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये याद रखना आप लोगों को कि ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, बहुत सारे डिस्कस करना हमें, है ना। सारे क्वेश्चन पेपर एक ही बार में डिस्कस करेंगे 5-6 सालों के। उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने जोड़ी आ गई है, वो इंग्लिश वाली ओपन कर लेता हूँ मैं 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला में इज द कॉलम क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये है आपकी ये वाला आंसर, मतलब मैं मिलाता जाता हूँ इस वाला लाइन से, ये वाला है ना। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल की मतलब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माइनस पी कोस थीटा होती है ना। स्थितिज ऊर्जा किसकी, डायपोल की स्थितिज ऊर्जा, लिखता जाऊंगा मैं, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेस मतलब आपकी परावैंगनिक किरणें, है ना, जो सूर्य से आती है हम तक, परावैंगनिक किरणें। तो परावैंगनिक किरणों का उपयोग क्या होता है बच्चों, तो एज अ जर्म्स किलर, मतलब कीटाणुनाशक के रूप में, है ना। जर्म्स को मारते कीटाणु होता, ठीक है, कीटाणुनाशक, ध्यान दे लेना आप लोग थोड़ा सा बस। उसके बाद में इंफ्रारेड रेज मतलब अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों का यूज होता है बिल्कुल फोटोग्राफी में, है ना, अंधेरे कमरे में फोटोग्राफी में। अगला है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनाइड। यह है परिनालिका के केंद्र पर, परिनालिका सोलेनाइड जानते हो, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अरे भाई ऐसा बनाते थे अपन, ऐसा गोल 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 किसी एक चीज पर लपेट कर, इसे सोलेनाइड या परिनालिका बोलते हैं। तो क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा बिल्कुल म्यू नॉट एन आई। इसके बाद इसी से रिलेटेड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनाइड, मतलब परिनालिका के किसी एक छोर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब या तो इस छोर पर बात कर रहा है या इस छोर पर, तो क्या होगी, तो इसका हाफ हो जाएगा, देखो ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने। तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने बात कर ली, बाकी के जो है वो किसी काम के नहीं, वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा एंगल तक घुमाने में, जो भी हमारे काम का नहीं है। और एक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में गामा रेज यूज होती है, ठीक है, तो ये भी हमारे काम का नहीं। चलिए इन्हें भी हमने डिस्कस कर लिया साथ में। अब अगले आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। वन वर्ड, ठीक है, तो एक मिनट वो इंग्लिश वाले निकाल लेता हूँ, इंग्लिश वाले, ये है इंग्लिश वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या बोल रहा है। विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन लैंप, नियॉन लैंप से जो हमें उनका स्पेक्ट्रम मिलता है ना, वो कैसा मिलता है, तो लिखना डिस्क्रीट लाइन। कैसी लाइन मिलती है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, है ना। हिंदी में डिस्क्रीट को क्या बोलेंगे, तो डिस्क्रीट को आप लोग देख लीजिएगा, है ना। डिस्क्रीट को हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग डिस्क्रीट लिख देंगे तो भी सही होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी 1% भी। डिस्क्रीट, है ना, डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट होगा। अगला है विच लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय बुलियन एक्सप्रेशन। इस बुलियन एक्सप्रेशन
ये बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन पद कौन से लॉजिक गेट का होता है? तो बच्चों ये होता है आपके ए प्लस बी किसका होगा? तो ए प्लस बी होता है बच्चों और का, और ऊपर बार लग गया तो ये हो जाएगा नोर का, याद रखना नोर गेट का होता है ना। उसके बाद वाई इज कोर ट्रांसफॉर्मर लेमिनेटेड, कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर रहती है उसे लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? पटलित, पटलित वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो याद रखना टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, टू reduce the effect of, to reduce the effect of, to reduce the effect of eddy current, eddy current के मतलब भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए, भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए, भंवर धाराओं को कम करने के लिए, है ना, ये हो जाएगा। विच माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड रीडिंग लेंस, है ना, रीडिंग लेंस मतलब हाँ, रीडिंग लेंस किस सूक्ष्मदर्शी को कहा जाता है? तो याद रखना सिंपल माइक्रोस्कोप को, सिंपल माइक्रोस्कोप को कहा जाता है, मतलब साधारण सूक्ष्म सरल सूक्ष्मदर्शी को कहा जाता है ना। इसका आंसर हिंदी में क्या होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी को रीडिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। देखा होगा ना आपने राजा वाली पिक्चर में गोविंदा एक माइक्रोस्कोप ऐसा लेकर उस गंजे के सर पे कहता मैं तेरा भविष्य देखूंगा, वही वाला माइक्रोस्कोप, है ना। इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, रीडिंग लेंस। हाउ डज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, कि भाई किसी भी, इसे विभेदन क्षमता बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता रहती है, जो विभेदन क्षमता, वो रिजॉल्विंग पावर उसकी वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य पर किस प्रकार डिपेंड रहती है? तो याद रखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंग दैर्घ्य की, मतलब रिजॉल्विंग पावर जो है आपकी, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम रिजॉल्विंग पावर होगी उसकी, है ना। तो ये रिलेशन याद रखना आप तो कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा के, लेमडा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो इस तरह हमने 2017 के भी सारे जितने ऑब्जेक्टिव आए थे 2017 के एग्जाम को हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं 2018 की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, 2021 तक के करेंगे, चिंता मत कीजिए, दिल थाम के बैठिए। अगला हमारा होने वाला है यहाँ पर 2018 का, है ना। चलिए देखते हैं 2018 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके इसे थोड़ा सा अगर अपन छोटा करें तो ज़्यादा दिख सकता है ना। हाँ, इतना कर लेते हैं अपन, तो इससे ये होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अरे वो तो उतना ही दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं हम। थोड़ा सा आवाज़ कम करो आप लोग, मुकुंद बातें मत करो। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर डिस्टेंस पर। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो ई और आर में क्या रिलेशन है? तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती आर के वर्ग के, तो कौन सा रिलेशन होगा? बिल्कुल ये थर्ड वाला आंसर आपका सही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर, मैं इसे नीचे ही कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि सारे अच्छे से दिख जाए। अगला जो हमारा वो है ऑब्जेक्टिव, वो है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर, है ना, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमसे पूछा गया है ना। तो कितना होता है बच्चों आदर्श अमीटर का प्रतिरोध? बिल्कुल जीरो होता है, शून्य, मतलब ये हो जाएगा जीरो, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर। और अगर हम आदर्श वोल्टमीटर की बात करें तो आदर्श वोल्टमीटर हो इसकी जगह तो आपका, तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, याद रखना क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट क्या रेजिस्टेंस, है ना, बता दी मैंने एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, अनंत हो जाएगा। इंफ्रारेड रेज विटामिन डी, जो इंफ्रारेड जो रेज हैं वो किन दो
रेस के बीच में आती है, तो याद रखना वो आती है माइक्रोवेव्स और विजिबल लाइट के बीच में। मतलब अवरक्त तरंगे किन किन दो तरंगों के बीच में होती है, तो अगर मान लो यहाँ अवरक्त तरंग है तो इसके इस तरफ होगी सूक्ष्म तरंगे मतलब माइक्रोवेव्स, और इस तरफ होंगी दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट, है ना। सूक्ष्म तरंगे और दृश्य प्रकाश के बीच में होती है अवरक्त तरंगे मतलब और विजिबल लाइट के बीच में। चलिए अगला देखते हैं। द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है आपका, पी प्रकार का अर्धचालक, तो देखो उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, बिल्कुल होल छिद्र होते हैं। ठीक है, अब होल पर कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, तो स्वाभाविक है भाई जो मेजोरिटी में वही चार्ज पी पर रहेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, लास्ट वाला और बच्चा है। चलिए वैसे अब हम बात करें इस लास्ट वाले की बच्चों, तो लास्ट वाला इतना कोई नोट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो 14 चैप्टर वाला है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। मतलब जो चैप्टर आपके हट चुका है वो है, मतलब जो सिलेबस में ही नहीं, मैंने बताया था ना कम्युनिकेशन वाला, मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है। चलिए हम यहाँ पर अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश वाले निकाल लेता हूँ मैं इसके, तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स सारे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो आपका विभव मापी होता है, विभव मापी, उसे और हम किस नाम से भी जानते हैं, विभव मापी। तो याद रखना विभव मापी को आप एक आइडियल वोल्टमीटर भी बोलते हो, आइडियल वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड अन आइडियल वोल्टमीटर, मतलब विभव मापी को एक आदर्श वोल्टमीटर भी कहा जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज देन स्पीड इन रेयर मीडियम। ठीक है, तो याद रखना जब भी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड जो लाइट है रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर डेंसर हिंदी में क्या बोलेंगे सर, रेयर मतलब विरल, विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से किस माध्यम में जाती है, सघन में, तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, लेस हो जाती है, धीरे चलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा लेस देन, तो स्पीड ऑफ लाइट इज डेंसर मीडियम इज लेस देन स्पीड ऑफ रेयर मीडियम, स्पीड इन रेयर मीडियम। ठीक है, इन अ गैलीलियन टेलीस्कोप द आई लेंस इज, याद रखना गैलीलियन जो दूरदर्शी होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप, उसमें जो आई लेंस मतलब नेत्रिका लेंस जो होता है, जो नेत्र के पास होता है, वो कौन सा लेंस होता है, तो वो एक अवतल लेंस होता है। देखो एक चल हिंदी में बता दिया, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो अभिदर्शक लेंस, वो एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। अभिदर्शक की अगर हम बात करें, अभिदर्शक लेंस, तो वो आपका एक उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स, याद रखना। अगला द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन वाज फर्स्ट गिवन बाय, तो फोटोन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखना प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने। ठीक है, फोटोन, फोटोन का अवधारणा। चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो ये भी कर लिया, हम आगे जोड़ी देख लेते हैं इसकी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो रोक रोक के, है ना, मैं रोकूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए अगला देखते हैं हम, यहाँ पर हमसे बोला गया भाई जोड़ियां हैं लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल जिसे बोलते हैं, लोरेंज बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यू वी वी साइन थीटा, ये ठीक है। उसके बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फॉर्मूला ये नीचे लिखा हुआ है, आपने इस फॉर्म में देखा होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना। चलिए ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाना हमने, आंतरिक प्रतिरोध किसका होता है भाई, सेल का होता है, सेल का, बिल्कुल सही। क्या हो जाए फॉर्मूला, अरे बहुत तेज हो रहा है आप लोग, ये होगा R इक्वल टू R EV माइनस 1,
अगला है द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ अन एलसी सर्किट, कि भाई एलसी सर्किट की अनुनादी आवृत्ति, हाँ जानता हूँ लगा दिया आप लोगों ने, फिर भी मुझे बताना तो पड़ेगा ना। अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है अनुनादी आवृत्ति, तो ये होती है आपकी अनुनादी आवृत्ति ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। उसके बाद में ये तो लगा देगा कोई भी बच्चा, यहाँ एलसी चपक दो, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है आपका दिस ये वाला, लैम्डा इक्वल टू HV, है ना। नहीं, गलत बता दिया, एच न्यू, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअल में। आपका ये होगा लैम्डा इक्वल टू H/√2m के, है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ था, है ना, ऊपर वाला होगा ये। चलिए सही है ना, इन दोनों में कंफ्यूजन है, एक बार आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी देखते हैं हम आगे। अगला जो हमारा है वो है वन वर्ड, देखते हैं। गिव द आंसर इन वन वर्ड, गिव द आंसर इन वन वर्ड, गिव आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस इन ईच क्वेश्चन। क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है भाई जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो बताओ, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहते हैं। पहला ऑप्शन दिया उसने लो पोटेंशियल टू हाई, भाई लो से हाई की ओर बहेंगे, या हाई से लो की ओर बहेंगे। तो याद रखना बच्चों, इसे करंट से देखेंगे हम, करंट किधर फ्लो होता है, तो करंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, याद रखना, है ना। तो अगर आपका करंट उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बह रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहेगा, याद रखना, लो पोटेंशियल टू हाई आंसर होगा इसका। उसने इलेक्ट्रॉन का पूछा है, करंट का नहीं, है ना, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन भागता है। अगला है व्हेन वन कैन नोटिस द फिनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई हम हमारे दैनिक जीवन में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ देख सकते हैं, मतलब प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन जानते हो ना, विवर्तन, विवर्तन पैटर्न हमें मिलता है, विवर्तन, है ना, किसी शार्प एज से प्रकाश लाइट के मुड़ जाने की घटना को। तो आप देखते हो हमारे घर में खिड़की फाटक लगे रहते हैं, तो कभी कभी जैसे फाटक आधा खुला रहता है तो जब लाइट रेज आती है तो लाइट रेज को ऐसा आना चाहिए, है ना, घर के बाहर से, लेकिन वो हल्की से यहाँ आकर बेंड हो जाती है, गेट के इस तरफ भी हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम डेली लाइफ में कहाँ शो करते हैं, तो एट द एजेस ऑफ विंडोज और गेट्स, डोर्स एज वेल एज, ऐसा हम लिख सकते हैं भाई, खिड़की और दरवाजों के किनारे पर। अगला है व्हेन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है, तो बच्चों दो कंडीशन होती है, आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल सही, क्या आपकी लाइट रे तो पहली बात तो सघन से विरल में जानी चाहिए, सघन से विरल मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए, रेयर डेंसर टू रेयर। और दूसरा आपका जो क्रिटिकल, जो आपका इंसिडेंस एंगल है आई, ये हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन आप इसमें लिख सकते हैं। डी वाला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। बोल रहा है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर मतलब शुद्ध अर्धचालक का, मतलब आप सिलिकॉन का या जर्मेनियम का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टिविटी मतलब चालकता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल सेमीकंडक्टर की जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी का भी, तो याद रखना टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो याद रखना कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और हमसे यही पूछा चालकता बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस पूछते तो हम बोलते डिक्रीज होगा, है ना, तो लिख देंगे इंक्रीजेस इन कंडक्टिविटी।
हु इन्वेंटेड द टेलीविजन ट्रांसमिशन, इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं। कौन है भाई साहब? तो इन भाई साहब का नाम है जॉन लोगी बियर्ड, है ना, JL बियर्ड। चलिए इसी के साथ हमने 2018 के पेपर के सारे MCQs हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 2019 की, है ना। अभी तो 3 पेपर और बचे हैं, 2019 ये 21, 2019, 20 और 21 के करेंगे हम सबके, कहीं मत जाइए, थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा बट वीडियो बहुत शानदार आप लोगों के काम आएगी ये वाली वीडियो, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, इंग्लिश वाले निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स, कि भाई किसी भी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे आप प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या जिसे आप प्रतिरोधकता भी बोलते हो, किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखना मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ वायर, पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति पर, या तो पदार्थ पर लिख दो, पदार्थ की प्रकृति एक ही बात है, ना लेंथ पर डिपेंड करेगा, ना मास पर, ना डायमीटर पर, किस पर? मटेरियल पर, याद रखना। द एटम इज, अब ये एटम मतलब परमाणु, तो बोल रहा है कि परमाणु भाई धनावेशित रहता है या नेगेटिव चार्ज रहता है या अनचार्ज रहता है या नॉट सर्टेन, हमें पता नहीं। तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो जनरली अनचार्ज रहता है, न्यूट्रल रहता है, अनावेशित, है ना। हाँ जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नेगेटिव, बाकी जनरली एटम अनावेशित रहता है, अनचार्ज, ध्यान रखना इस बात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो आगे हम देखते हैं। अब ये है CC चालू है ना, यहाँ पर हमारे तीनों आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था, एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस इज, ये भी अच्छा है कि भाई 1 ग्राम पदार्थ अगर हम ले लें, 1 ग्राम पदार्थ, तो उससे कितनी एनर्जी हम बना सकते हैं। तो आपने एक आइंस्टीन का मास इक्विवेलेंस फार्मूला पढ़ा है, E=mc², वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर फिजिक्स और पूरी दुनिया के लिए, एक मतलब रेवोल्यूशनरी फार्मूला उन्होंने दिया था। E एनर्जी होती है, M मास होता है और C स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो हम सबकी वैल्यू रखेंगे और हमारा देखना E का मान आ जाएगा। तो E तो ऐसा कैसे, अब M मास, मास हमेशा हमेशा यूनिट में लिखेंगे, तो 1 ग्राम को मैं अगर केजी में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ kg लिख सकता हूँ, है ना। तो आ जाएगा 10⁻³ C मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। अब क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा इसलिए इस पूरी वैल्यू को एक बार और लिख दो, 3 × 10⁸, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखना है, ये 3 और ये 3 मिलकर तो 3 × 9 हो गए, है ना। 10�8 और 10�8 तो हो जाएगी 10⁻16, और जब -3 भी जोड़ेंगे क्योंकि ये भी 10 की पावर, तो आ जाएगी 10⁻13, तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी जूल में। तो ये आंसर है क्या कहीं पर, 9 × 10⁻13, देखो 9 × 10⁻13, दिस इज योर आंसर, है ना। कितना प्यारा छोटा सा एक न्यूमेरिकल दे दिया था उन्होंने। इन डेप्लेशन लेयर ऑफ PN जंक्शन डायोड, ये बोल रहा है कि भाई आपका जो PN संधि डायोड होता है उसमें जो डेप्लेशन लेयर बनती है बीच में, इस डेप्लेशन लेयर मतलब अवक्षय परत इसे बोलते हैं हम हिंदी में, अवक्षय परत। तो इस अवक्षय परत में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब, प्रोटॉन होते हैं, इमोबाइल्स आयंस होते हैं, मोबाइल आयन। तो ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना प्रोटॉन, दोनों को डिस्चार्ज कर देते हैं यहाँ मिलकर, और जो आयन मिलते हैं वो कहीं दौड़ भी नहीं पाते। तो कैसे आयन मिलते हैं, इमोबाइल, इमोबाइल मतलब निश्चल इसे बोलोगे, जो चल नहीं पाते, निश्चल आयन है, निश्चल आयन, है ना, ध्यान रखना, इंग्लिश में इन्हें बोलेंगे इमोबाइल आयंस। ठीक, चलिए लास्ट वाला देखते हैं। द साउंड वेव्स आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक वेव्स आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म, ये वाला भी नहीं आएगा आपका, वही कम्युनिकेशन वाला आ गया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन से, तो इसे हम नहीं करने वाले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद क्या मिलने वाला है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स, तो देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। पहला आपसे पूछ रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज,
मतलब आवेश का विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र वैसे तो AT आप लिख सकते हैं, है ना। बाकी अगर इसे फुल फ्लेज्ड फॉर्मूले में लिखना है तो चार्ज का विमीय सूत्र होता है m0 L0 T देन A। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक। बी वाला होगा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है, तो ट्रांसफर वेव है, याद रखना है ना, कंफ्यूज मत होना। ये कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव्स को हिंदी में बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना। अगला है अ इज एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग पार्टिकल। तो हर एक मूविंग मतलब गतिमान कण के साथ क्या संबद्ध या क्या एसोसिएटेड थे, तो एक वेव, जिसे हम डी ब्रोगली वेव बोलते हैं ना। तो इसमें तो केवल वेव लिखना, अ वेव इज एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल। और आगे बता देता हूँ, विच इज नोन एज डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव या फिर इसे मेटर वेव भी बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। हिंदी में इसे बोलेंगे द्रव्य तरंग। और इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा कि भाई प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, तो तरंग आंसर हो जाएगा। डी वाला है द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन एडिंग इम्प्योरिटी। कि भाई इम्प्योरिटी को ऐड करने पर, कोई सा सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, इसमें हमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं कुछ भी, मान लो बोरोन की इम्प्योरिटी, तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो याद रखिए इम्प्योरिटी मिलाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होता है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इसमें आ जाएगा डिक्रीजेस। हिंदी में मैं बता देता हूं कि भाई किसी भी अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने पर उसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध क्या होने लगता है, कम होने लगता है, याद रखना कम होता है ना। ई वाला द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कि भाई एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पी टाइप में होल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स। चलिए भी कर ली हमने। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो आपकी आ गई यहाँ पर जोड़ियाँ, रब बनाता है जोड़ियाँ, लेकिन यहाँ हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई पहला पूछ रहा है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ किस लॉ पर बेस्ड है, तो बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना, इसे ऊर्जा बोलेंगे। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर मतलब चल कुंडल धारामापी। क्या है ये आपका, चल कुंडल धारामापी है, चल कुंडल धारामापी। चल कुंडल धारामापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर आधारित है, चुंबकीय प्रभाव पर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लाइट ऑफ वॉयलेट कलर, वॉयलेट मतलब बैंगनी, बैंगनी कलर का क्या होता है, तो बैंगनी कलर का मैक्सिमम डेविएशन बाय प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन इसका होता है। सबसे ज्यादा सबसे नीचे यही जाती है ना भाई, देखा होगा आपने, है ना। यहाँ पर एक वाइट लाइट जाती है, 7 फंडामेंटल कलर में बढ़ जाती है, नीचे नीचे कौन पहुंचता है, वॉयलेट, क्योंकि सबसे ज्यादा वही मुड़ती है ना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। लाइट ऑफ रेड कलर, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है कांच में, मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास, ध्यान रखना है ना। लाल कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है कांच में। ई मिनिमम एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम एनर्जी, वर्क फंक्शन जिसे आप कार्यफलन भी बोलते हैं, कार्यफलन। ठीक है, तो अब हमने जोड़ियां भी कर लिया। आगे देखते हैं हम वन वर्ड। चलिए वन वर्ड देखते हैं इस पेपर के वन वर्ड। ये मिल गए हमें, अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल गए एक साथ ही, अपना काम हो जाएगा बढ़िया। ये अलग नीला हो जाता है, पता नहीं पीडीएफ क्यों। चलिए सबसे पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब मूल आवेश का मान। तो मूल आवेश हमेशा याद रखना, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कई बच्चों को डाउट रहता है सर माइनस या प्लस, तो जरूर नहीं माइनस प्लस, वो केवल हमसे मैग्नीट्यूड पूछते हैं वैल्यू, तो आप केवल संख्या संख्या ही लिख सकते हो, है ना। इसी को हम मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ व्हाट मटेरियल, कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम बनाते हैं, जैसे एक सोलेनाइड बनाया हमने, तो ये कैसे बनता है? तो देखो ये कैसे बनाया हमने, विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक में हमने बहुत सारे तांबे के तार लिए, किसके वायर लेते हैं हम? कॉपर के वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर रहते हैं, एक तरह का मटेरियल इन पर चढ़ा रहता है जिससे ये आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेट रहते हैं ना। तो तांबे का तार रहता है, कॉपर का वायर, और उसे किसी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा हो गया, मतलब सॉफ्ट आयरन, उस पर हम लपेट देते हैं, तो फिर ये क्या बन जाती है आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। लिख लेना आप। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना। सो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? हेनरी। हेनरी, क्या आंसर होगा आपका? हेनरी होगा, है ना। उसके बाद राइट द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, है ना। विजिबल लाइट की दृश्य प्रकाश का जो आपका तरंग धैर्य परास लिखिए, तो याद रखना लगभग ये 4000 एंगस्ट्रॉम से तो होता है 7800 एंगस्ट्रॉम तक, है ना, लगभग वैल्यू चलती है, तो ये भी सही होगी आपके अगर लिख के आओगे, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। आखिरी, व्हाट इज द ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर क्या होता है? तो ट्रांसड्यूसर याद रखना एक तरह के अलग तरह की एनर्जी के सिग्नल्स को, है ना, डिफरेंट तरह की एनर्जी सिग्नल्स को डिफरेंट तरह की एनर्जी में चेंज कर देता है। मतलब सिग्नल्स को, मान लो हमें यहाँ से साउंड फॉर्म में सिग्नल मिल रहा है, साउंड फॉर्म में सिग्नल मिल रहा है, तो ये उन्हें चेंज कर देगा मान लो इलेक्ट्रिक फॉर्म में, उन सिग्नल को। तो देखो अलग एनर्जी में चेंज कर दिया ना, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो आप इतना लिख सकते हो, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट अ फॉर्म एनर्जी इनटू an energy into one form to another form, ठीक है। ऐसा आप इसमें लिख सकते हो। हिंदी में क्या लिख दोगे? ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं? तो एक प्रकार की ऊर्जा के सिग्नलों को दूसरे प्रकार के ऊर्जा के सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 2019 के भी हमने बात कर ली सारे ऑब्जेक्टिव, हम बात करेंगे 2020 की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 2020 का ये यहाँ पर मिलेगा आपको, यही, हाँ बिल्कुल 2020 का ही है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के। चलिए ये मिल गए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमें। हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का पूछ रहा है, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछ रहा है हमसे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बच्चों P इक्वल टू होता है 2QL, है ना। Q क्या है? चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम, कूलाम हो जाएगी आवेश की यूनिट, और L क्या? लेंथ, लेंथ की यूनिट हो जाएगी मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, ये इंटू का साइन रहता है यहाँ पर, तो आपका कूलाम इंटू मीटर आपका सेकंड वाला आंसर करेक्ट होगा। इक्वेशन फॉर वेव वेक्टर, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार देखने को मिल सकता है ना। इक्वेशन ऑफ वेव वेक्टर का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2 पाई लेमडा, इसे हिंदी में बोलेंगे हम तरंग सदिश का समीकरण। क्या बोलेंगे? तरंग सदिश का समीकरण, तरंग सदिश का समीकरण इसे हम बोलेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब शुद्ध जल के, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक? निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका? जल का। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक बच्चों क्या होता है? तो याद रखना 1.33, है ना। उसके बाद में एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि भाई किसी भी एटम का जो हम एटॉमिक नंबर बताते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक, वो किससे तय होता है? तो याद रखना परमाणु क्रमांक आपका तय होता है कि उस परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर उस परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं, तो किसी एक की संख्या। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या उपलब्ध है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। चलो इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें आंसर आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, मैं पहले पढ़ चुका हूँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर कहीं पर आपको इसकी जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो भी सही है, पर दोनों का मत लगा देना, है ना, ऐसा मिल जाएगा। तो याद रखना किसी भी परमाणु के अंदर परमाणु क्रमांक किससे तय होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से या फिर प्रोटॉनों की संख्या से, या याद रखना, है ना, या।
चलिए डी तक हमने पढ़ लिए, आगे का एक लास्ट वाला और देख लेते हैं हम। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, देखो यहाँ पर दे रखा ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये आंसर होगा उसका जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद में ई वाला हमसे पूछ रहा एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेंस, ठीक है, कि भाई एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है आपका उसमें क्या होते हैं, तो याद रखना बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिख रखा होगा ने इलेक्ट्रॉन इन मेजोरिटी, ये पहला वाला आंसर है, सही है ना। होल्स नहीं रहते मेजोरिटी में, इक्वल नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन तो रहते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी नहीं, आंसर होगा इलेक्ट्रॉन इन मेजोरिटी, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे हम रिक्त स्थान की बात करेंगे, इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स की। तो थोड़ा सा हम इसे नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं, पहला हमसे यहाँ पूछा गया है क्या पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट। तो अभी जस्ट हमने बात की थी, मतलब धारा घनत्व, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम धारा, हिंदी में धारा घनत्व, और इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो याद रखना इसकी आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती। मैं बता देता हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रिएक्टेंस कौन सा ही हो, इंडक्टिव हो या फिर कैपेसिटिव हो, इम्पीडेंस हो, इन सभी की यूनिट इम्पीडेंस, इन सभी की यूनिट ओम होती। हिंदी में इसे हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब प्रेरकी प्रतिघात, कोई सा भी प्रतिघात हो, अब वो चाहे प्रेरकी हो या संधारित्री हो या प्रतिबाधा हो, है ना, इन दोनों की जो यूनिट होगी वो ओम होगी, है ना, ओम, याद रखना। उसके बाद में द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एसआई यूनिट इज, है ना, स्पेसिफिक चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज पर अभी हमने बात कर ली थी, फिर भी एक और बार लिख लीजिए, 1.76 इंटू 10⁻11 वैल्यू होती है इसकी, ये वाली, है ना। विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ये द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। खैर ये वाला चैप्टर आपका हट गया, ये आपके 13 चैप्टर से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो 13 चैप्टर तो आपका हट गया, 12 और 13। फिर भी आप लोग याद रख लीजिए कि हाइड्रोजन एटम का जो सबसे स्टार्टिंग वाला ऑर्बिट होता है, पहला ऑर्बिट, उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो याद रखना माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन एटम, क्या सिलिकॉन जो हमारा परमाणु होता है इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन फैमिली का है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अंतिम कोश में। चलिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हम बात करते नीचे फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे जो है वो है क्या है आपके मैच द कॉलम की। तो देखिए क्या है, हमसे क्या पूछ रहा मैच द कॉलम में, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, के भाई किसी कंडक्टर, कोई सा गोला कंडक्टर है उसके अंदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना 0 होती है, तो आ जाएगा 0, ये 0, है ना। नाइक्रोम का तार किस लिए यूज किया जाता है, तो एक तरह का रेजिस्टेंस वायर की तरह यूज होता है, घरों में जो हीटर रहते हैं उनमें अधिकतर नाइक्रोम का वायर यूज होता है ना, प्रतिरोध तार के रूप में। स्मॉल बार मैग्नेट, एक छोटा दंड चुंबक, एक छोटा दंड चुंबक किसकी तरह वेव करता है, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, मतलब एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करता है, इसे चुंबकीय द्विध्रुव बोलेंगे, है ना, चुंबकीय द्विध्रुव लिख लेना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, कि भाई विजिबल लाइट जो रहती है दृश्य प्रकाश का जो तरंग धैर्य का ऑर्डर होता है, तो किस ऑर्डर का होता है, तो इन्हें हम मिटा दिया, बाकी वो होता है 10⁻⁻14 मीटर के आसपास, है ना, पहले भी हमने बात की। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या रहता है, तो हीलियम का न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम के नाभिक को, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम वन वर्ड की।
तो लगातार 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई, मुझे भी थोड़ा बोलने में ऐसे ही लग रहा है, बट मैं कंप्लीट करूँगा, है ना। इसके बाद 1 साल और बचा हुआ हमारा 2021, वो और हम कंप्लीट कर ही देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या बोल रहा है सबसे पहला हमसे, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या बोलते हैं, बिल्कुल लोरेंज बल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, लोरेंज बल, है ना। इंग्लिश में भी इसे लोरेंज फोर्स ही बोलेंगे, लोरेंज फोर्स, याद रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो किसकी बात कर रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है ना। उसमें मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है ऑब्जेक्टिव लेंस की, मतलब जो अभिदर्शक लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता, तो हमने उसकी आवर्धन क्षमता एमओ से दिखा देते हैं, वो कितनी दी हुई है हमें, 6 दी हुई है, 0 6 मतलब 6। उसके बाद में इन आई लेंस मतलब आई पीस, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता मतलब एम ही मान लेते हैं उसे, हम एम ही मान लिया, और 5। अब हमसे पूछ रहा है कि उस माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नेट मैग्नीफाइंग पावर बताओ, कुल आवर्धन क्षमता बताओ। तो याद रखना कुल आवर्धन क्षमता एम से माने तो इसका फॉर्मूला होता है एम ओ इंटी एम ई, मतलब दोनों की जो अलग अलग हमारे लेंसेज का ये फॉर्मूला याद रखना। इससे आप और तरह, अगर ये सवाल बदल के आपको दे दिया जाए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना, ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ देखो एम ओ की वैल्यू क्या है 6 और एम ई की वैल्यू 5, तो 6 5 जा 30, तो 30 आंसर आ जाएगा आपका। बस ये फॉर्मूला याद रखो कि नेट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर मतलब जो आवर्धन क्षमता वो किसके बराबर होती है, अलग अलग दोनों अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका, ये नेत्रिका को ई से दर्शाया था हमने, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के। चलिए अगला है सी वाला, राइट द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना। किसी भी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी और एनर्जी मतलब किसी भी विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति के बीच में संबंध, तो याद रखना एक फॉर्मूला होता है आपका, कालिको यहाँ लिख देता हूँ, E इक्वल टू एच न्यू, है ना, ध्यान रखना। वेयर E इज एनर्जी, E ऊर्जा है, H प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक का नियतांक, और V आपकी फ्रिक्वेंसी न्यू आवृत्ति, है ना, ये होगा। डी राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है तो वो आप लोगों को बताना है ना। तो याद रखना बीटा पार्टिकल एक तरह का इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन को ही हमने नया नाम दे दिया है कि स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रॉन है जैसे बीटा पार्टिकल। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही बीटा पार्टिकल पर होगा, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ ही इसका आंसर होगा, है ना। ये बढ़िया एक नई जानकारी मिली आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप फॉर मेटल्स, क्योंकि मेटल के बीच, मेटल में एनर्जी गैप क्या होता है, तो आप लोगों ने एनर्जी बैंड पढ़ा ही है, क्योंकि मेटल का जो एनर्जी बैंड रहता है वो कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के पर ओवरलैप रहते हैं, मतलब कोई गैप नहीं होता। तो इसमें हम आंसर लिख सकते हैं 0 या 0, कि भाई जो धातुएं रहती हैं उनके उनमें ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे, मतलब बीच में जो गैप होता है ना, मैं फिर हिंदी में भूल गया सर, फॉरबिडन एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, चलो जो भी बोलते हो आप लोग समझ गए होंगे। 14 चैप्टर का है, एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल नहीं होता दोनों के बीच में, है ना, ऊर्जा अंतराल नहीं होता। चलिए इसी के साथ हमने यहाँ पर ये ख़त्म कर लिया है हमने, कौन सा 2020 का कर लिया, 2020 का, है ना। अब हम बात करते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर की, जो लास्ट ईयर कोरोना के टाइम में ही हुआ, जिन बच्चों ने को देना था उनके लिए। चलिए वैसा पेपर का फ़ोटो आया था मेरे पास कहीं से, है ना, अच्छी क्वालिटी में नहीं है बट इतना तो है कि हम इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इसका ये इंग्लिश वाला वो निकाल लेता हूँ मैं प्रिंट। चलिए देखते हैं, सबसे पहले वही है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। क्या पूछ रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरड, ठीक है, धारिता का मात्रक फेरड। अगला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज, क्योंकि किसी भी चालक के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, याद रखना किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो आ जाएगा आंसर फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं सी वाला, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो एक तो होता है टेस्ला, है ना, टेस्ला, लेकिन यह टेस्ला तो दिया ही नहीं, तो इसलिए याद रखना एक और मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सीधे याद रखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। क्यों होता है? तो आपको ये मैंने एक वीडियो बनाई थी इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले वाली, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा कभी उस वीडियो को। डी वाला द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, मतलब जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दे बच्चों? तो यांत्रिक ऊर्जा को वो बदल दे आपकी विद्युत ऊर्जा में। क्या होता है? एसी डायनेमो, एसी डायनेमो, हिंदी में भी इसे एसी डायनेमो ही बोलेंगे। आगे का एक लास्ट वाला बच्चा है, देख लेते हैं उसे थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं हमसे? द वेव यूज्ड इन टेलीविजन नेटवर्क, है ना, तो वही टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी तरंगों का यूज होता है? तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। आप तो रेडियो वेव्स याद रखिए, जहां भी दिख जाए चिपका दीजिए रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे हिंदी में से बोलेंगे कि वही टेलीविजन को चलाने के लिए इनका यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमसे पूछा जा रहा है भाई मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, कि मीटर सेतु जो है किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज। किस पर? व्हीट स्टोन ब्रिज, मतलब व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखना। अगला है अ मीटर इज कनेक्टेड इन अन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो याद रखना ये सीरीज ऑर्डर में है ना, इन सीरीज ऑर्डर, मतलब जो अमीटर है वो जब भी आप किसी सर्किट में लगाते हो तो कैसे लगाते हो? ऐसे ही लगाते हो ना, श्रेणी क्रम में। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि भाई किसी परिपथ में जो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर होता है, तो वोल्टमीटर को याद रखना, मान लो ये हमारा कोई सा एक सर्किट है, तो इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टमीटर को, और अमीटर को श्रेणी क्रम। अगला है व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज चेंज, कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम बदलता हुआ करंट धारा फ्लो करें और उसमें एक अन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अदर सर्किट, और किसी दूसरे सर्किट में ईएमएफ जनरेट हो जाए, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? बिल्कुल इंडक्शन। कौन सा? म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन। हिंदी में ऊपर दिख रहा है वही बता देता हूं मैं। किसी परिपथ में धारा का मान बदलने पर दूसरे परिपथ में अगर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, प्रेरित विद्युत भागबल, तो इसे बोलेंगे अन्योन प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन प्रेरण। और अगर उसी परिपथ में जनरेट होती तो उसे बोल देते हैं हम स्व प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, है ना, पर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। अगला है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी बात की थी हमने कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स नेचर वेव की होती है, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, विरल से सघन में जा रहा मतलब रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रहा है, तो याद रखना क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कम हो जाता है, कम हो जाता प्रकाश का वेग। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स ये है। अब हमारे पास वन वर्ड थर्ड नंबर पर, तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया हमसे वन वर्ड में। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? द मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज m एंड वेलोसिटी इज v, देन राइट द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। बोल रहा है कि भाई कोई सा कण है जो कितना मास है इसमें? m मास है इसका, m द्रव्यमान है, और दौड़ रहा है किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से भाग रहा है, v वेग से दौड़ लगा रहा है। तो इसके वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? तो लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना होता है h/mv, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्या होता है? h इक्वल लेमडा इक्वल टू
h upon mv, where h is Planck constant, lambda is wavelength, m is mass of the particle and v is the velocity of the particle. ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम डी वाला. नेम द फिनोमिनन विच शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्वांटम प्रकृति को कौन शो करता है. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार. इसका आंसर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दो इफेक्ट होते हैं, दोनों के नाम बता रहा हूँ. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसे आप बोलते हैं, और एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट. इसे कॉम्पटन इफेक्ट ही हिंदी में बोलते हैं, कॉम्पटन प्रभाव. कॉम्पटन प्रभाव है ना. तो दोनों आंसर ठीक है, एक भी लिखोगे तो भी ठीक होगा. इन अन एटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन लोअर ऑर्बिट और इन हायर ऑर्बिट. तो ये हमारे जो चैप्टर निकले 12 और 13 एटम वाले से हैं, तो नहीं आएगा देखने को, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर विचार भी नहीं किया, छोड़ो इसे. डी वाला है हु प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड. तो सॉरी आंसर बोल दिया. हु प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, के परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था. तो याद रखना रदरफोर्ड ने किया था. रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड. लास्ट वाला व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डज टेक प्लेस इन अ सोलर सेल. कि भाई सोलर सेल में किस प्रकार की एनर्जी, सोलर सेल जो रहता है वो किस प्रकार की ऊर्जाओं को बदलता है. तो याद रखना ये सोलर एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों. तो लाइट एनर्जी पूरा लिखना, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कि भाई सोलर सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पांचों वन वर्ड भी. अब हम देखते हैं लास्ट में हमें मिलनी चाहिए मेज द कॉलम. नहीं आई ना इस बार. हाँ ये आ गई ये थोड़ी सी ये आ गई मेज द कॉलम. चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, और ये फाइनल हमारा ऑब्जेक्टिव होगा. बायो सावर्ट्स लो, बायो सावर्ट का नियम तो बिल्कुल ये आइडियल साइन थीटा सबको दिख रहा है. आइंस्टीन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो बहुत बड़ी इक्वेशन होती है, याद रखो. ये इक्वेशन वन वर्ड में भी पूछ लेगा वो. 1/2 mv max square equal to h nu minus h nu naught, where nu naught is threshold frequency, h is Planck constant. याद रखना है ना. वेव फ्रिक्वेंसी, तो वेव फ्रिक्वेंसी क्या होती, किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है तो c इक्वल टू मतलब तरंग आवृत्ति से हिंदी में बोलेंगे, तरंग आवृत्ति है ना, उसी पे लिख दिया मैंने तरंग आवृत्ति. c इज द स्पीड ऑफ द लाइट, कितनी होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा वेवलेंथ होती. वेव नंबर मतलब तरंग संख्या, तरंग संख्या. तो तरंग संख्या का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/λ. उसी के बाद सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक. ठीक है, और इसी के साथ आपका कंप्लीट होता. वीडियो थोड़ी लंबी है पर हमने कितने सालों के 2016 का कवर किया, इसमें 17 किया, 18 किया, 19 किया, 20 किया और 21 किया. लगभग क्या पूरे 6 साल के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए हैं फिजिक्स के. तो आप लोग बताइए आपने पूरी वीडियो देखी, यहाँ तक आए तो मैं गॉड ब्लेस यू, और अच्छे से पढ़िए. और भी आपको किस तरह की वीडियो चाह रही है तो मैं आप लोगों की प्रिपरेशन में पूरी तरह हेल्प करवाने वाला हूँ. मैं गॉड ब्लेस यू. भारत माता की जय, वंदे मातरम. अगर इसमें किसी तरह की कोई भी कहीं पर मिस्टेक हुई प्लीज़ मेंशन इन कमेंट, हम उस पर अगले वीडियो में उसे मेंशन कर देंगे. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.